नमस्कार दोस्तों, मैं विशाखा शर्मा आप सबके सामने एक बार फिर से एक नए एक्ट के साथ में आई हूँ। आज का जो एक्ट है वो है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। कौन से एक्ट की बात करेंगे हम? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की, ठीक है। इट मीन्स ए चाइल्ड मैरिजेस प्रोहिबिशन एक्ट, मतलब कि जो चाइल्ड मैरिजेस है उसको मना ही करता है ये एक्ट, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि इसका उद्देश्य बाल विवाह को रोकना ही है, और इसके साथ भी यहाँ पे इसके पहले भी कोई एक्ट तो चल रहा होगा जो बाल विवाह को रोकता होगा। तो इसके पहले जो एक्ट चल रहा था वो चल रहा था शारदा एक्ट, ठीक है। कौन सा एक्ट चलता था? शारदा एक्ट। और शारदा एक्ट कब का था? 1929 का था। तो ये भी चाइल्ड मैरिजेस को प्रोहिबिट करता था। इसके बाद हम जब कोई एक्ट पढ़ते हैं तो हम दो टाइप से डेट देखते हैं। एक देखते हैं हम पारित होने की तिथि, और एक देखते हैं हम लागू होने की तिथि। तो इस एक्ट की जो पारित होने की तिथि है, अर्थात यहाँ पर राष्ट्रपति के जो हस्ताक्षर हुए हैं वो 10 जनवरी में हुए हैं, ठीक है। और जब इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो 1 नवंबर से, मतलब 10 जनवरी 2007 में पारित हुआ है और 1 जनवरी 2007 में लागू हुआ है। और एक्ट कब का है? एक्ट है 2006 का। मीन्स संसद में कब आ गया था बिल के रूप में? ये 2006 में आया था। इसलिए एक्ट जब हम पढ़ते हैं तो 2006 का पढ़ते हैं, लेकिन पारित होना और लागू होना 2007 में है, ठीक है। तो ये हमने इसका बेसिक देख लिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि किसी भी एक्ट में जब हम एक्ट को पढ़ते हैं तो उसमें हम धाराएं देखते हैं। तो इस एक्ट में धाराएं कितनी हैं? 21। इसमें अलग से चैप्टर्स नहीं है। जैसे हम अभी लास्ट एक्ट जो पढ़े थे, लास्ट एक्ट हम कौन सा पढ़े थे? लास्ट जो हम एक्ट पढ़े थे दहेज प्रतिषेध अधिनियम, तो उसमें भी हमने अलग से चैप्टर्स नहीं देखे थे। इस तरह से हम इसमें भी चैप्टर्स नहीं देखते हैं, ठीक है। अब हम इसमें धाराएं देखते हैं। पहली धारा कौन सी है? पहली धारा में जनरली क्या होता है? संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ, यही होता है। तो यहाँ पे धारा 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ है। ये संपूर्ण भारत पर लागू है और भारत के बाहर भी भारतीय नागरिकों पर लागू है। ये इसकी इम्पोर्टेंट बात हो जाती है, ठीक है, कि भारत के बाहर भी ये काम करता है, लेकिन किन पर काम करेगा? भारतीय नागरिकों पर काम करेगा। इसके बाद आगे क्या है? धारा 2। धारा 2 में क्या देखना है अपने को? धारा 2 में देखना है परिभाषाएं। धारा 2 में जनरली परिभाषाएं ही होती हैं। तो परिभाषाओं में 2A में सबसे पहले क्या है? बालक की परिभाषा है। मीन्स हु इज चाइल्ड, ठीक है। बालक कौन होता है यहाँ पे? तो मेल में हम बालक कब कंसीडर करेंगे? 21 ईयर्स। और फीमेल में कब कंसीडर करेंगे बालक? तो 18 ईयर्स। लेकिन 2021 में जो अमेंडमेंट हुआ था, उस अमेंडमेंट से मेल और फीमेल दोनों के लिए कितना एज कर दिया चाइल्ड मैरिजेस का? 21 ईयर्स, ठीक है। अभी 18 साल से अगर ऊपर की बच्ची है और 21 साल से कम है तब भी वो चाइल्ड मैरिज होगी। इज़ दैट क्लियर? तो हम ये देख लेते हैं कि बालक मतलब कि वर्तमान में दोनों के लिए 21 ईयर्स, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। ये डेफिनेशन 2A में थी। अब 2B में क्या है? तो B में है पक्षकार। यदि दोनों पक्षकारों में से कोई एक बालक हो, ठीक है, इसका मतलब क्या है? यदि दोनों पक्षकारों में से कोई एक बालक हो तो ये क्या होगा? बाल विवाह। एक्चुअल में क्या है? 2B में बाल विवाह की डेफिनेशन है, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? बाल विवाह। 2C में क्या है? बंधन में आने वाले पक्षकार। पक्षकार का मीन्स होता है चाहे वो कोई मेल पर्सन हो या कोई फीमेल पर्सन हो, जिन दोनों की शादी हो रही है उनको क्या बोलते हैं हम? पक्षकार। मतलब चाहे लड़की हो या लड़का हो, दोनों को हम पक्षकार से यहाँ पर संबोधित करेंगे। उसके बाद 2D में क्या है? यह 16 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त अधिकारी को बाल विवाह, मतलब इसके अधीन नियुक्त जो अधिकारी होगा वो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी होगा। मीन्स स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है जिसका धारा 16 में मेंशन किया है, और उस ऑफिसर को क्या बोलते हैं? बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी। मीन्स वो पूरा मतलब उस एरिया में होने वाले चाइल्ड मैरिजेस को सुपरवाइज करता है ना, उनको बैन करवाता है फिर जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होता है उसकी हेल्प से, ठीक है। तो ये हमने परिभाषाएं देख ली हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं 2E में है जिला न्यायालय। मतलब जो बाल विवाह से रिलेटेड जो भी केस है ना, उनकी सुनवाई कहाँ होगी? जिला न्यायालय में। तो ये 2E में मेंशन किया है इसके बारे में। और 2F में क्या है? अवयस्क, मतलब कि अगर कोई भी जो 21 वर्ष से कम के हैं उनको क्या बोला है यहाँ पे? जनरली अवयस्क, ठीक है। अब धारा 3 देखते हैं। धारा 3 क्या है? बाल विवाहों का बंधन में आने वाले पक्षकार के जो बालक हैं के विकल्प पर शून्य होना। इट मीन्स जो भी चाइल्ड मैरिज है वो लीगल नहीं होगी, ठीक है। उसको क्या मानेंगे? वो इनवैलिड है एक तरह से। चाइल्ड मैरिज कैसी है? इनवैलिड है, मतलब वो ज़ीरो है, शून्य घोषित कर देंगे उसको।
अब कब के करेंगे शून्य घोषित? इसके लिए पक्षकार के द्वारा जो विवाह के समय, यहाँ सब नहीं है, समय है, विवाह के समय बालक था, जिला न्यायालय में अर्जी फाइल की जाएगी। अर्जी कौन फाइल करेगा? पक्षकार अर्जी फाइल करेगा, ठीक है। पक्षकार मतलब कि कोई भी बच्चा या बच्ची हो सकती है, और वो उसके लिए कंडीशन क्या है कि वो बच्चा था, मतलब कि वो बालक था उस समय जब उसका विवाह हुआ था, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। इसमें क्या है, किंतु यह अर्जी बालक की वयस्कता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर फाइल की जाएगी। सपोज करो किसी बच्ची की शादी 20 साल में हो जाती है, ठीक है, तो 20 साल के बाद मतलब जैसे कि 21 में वो वयस्क होगी, तो 26 के पहले पहले वो अर्जी फाइल कर दे, या लड़का भी 26 के पहले पहले अर्जी फाइल कर दे, ठीक है। वयस्कता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर अर्जी फाइल की जाएगी। यदि बालक अवयस्क है, मीन्स अभी जल्दी याद आ गया है, ठीक है, अभी बालक मान लो कि बच्ची है, वो 18 साल में उसकी शादी करती है, अभी वो 20 की ही है, लेकिन क्या है कि उसको पता लगता है कि चाइल्ड मैरिजेस हो गया है ना, तो उसके अगर बालक अवयस्क है तो उसके माता पिता या संरक्षक या वात मित्र के द्वारा बाल प्रतिशत अधिकारी के माध्यम से अर्जी फाइल की जाएगी। मीन्स उसके जो पेरेंट्स हैं वो, या उसके गार्जियन, अगर उसके पेरेंट्स नहीं है तो उसके गार्जियन कोई भी जो हो, वात मित्र, यहाँ है वकील, तो इनके माध्यम से, मतलब इनकी हेल्प से, बाल प्रतिशत अधिकारी के माध्यम से, मतलब ये लोग इसको इन्फॉर्मेशन दे देंगे और ये फिर क्या करेगा, जिला न्यायालय में अर्जी लगवाएगा इनकी, ठीक है। तो इस तरह से भी अर्जी फाइल की जा सकती है। जिला न्यायालय एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को विवाह के अवसर पर दिए जाने वाले सभी उपहार वस्तुएं लौटाने का आदेश देगा। धारा 3 में क्या है, अब हम देख चुके हैं कि अगर कोई भी पक्षकार में से एक पक्षकार भी अगर बालक होगा तो वो विवाह शून्य हो जाएगा। और शून्य कैसे, मतलब इसके लिए प्रोसेस क्या है, अर्जी फाइल करनी पड़ेगी। अर्जी कौन फाइल करेगा? पक्षकार अर्जी फाइल कर सकता है। यदि पक्षकार बालक है तो उसके माता पिता या संरक्षक या वाद मित्र अर्जी फाइल कर सकते हैं। और किसकी हेल्प से करेंगे? बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी की हेल्प से, ठीक है। और इसमें इसके बाद क्या होगा, इसके बाद की प्रोसेस क्या है कि जो एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार को जो भी चीज़ें दी जाती हैं वो सारी चीज़ें भी रिटर्न कर दी जाएंगी। तो ये सब अपने धारा 3 में देखा है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, धारा 4 पर चलते हैं, ठीक है। धारा 4 में क्या है कि बाल विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार के भरण पोषण एवं निवास के लिए उपबंध। मीन्स ये है कि सपोज करो कि एक मतलब एक बाल विवाह हो जाता है और उसमें जो अब पता चल गया कि ये बाल विवाह है तो न्यायालय क्या बोलेगा, विवाह को शून्य घोषित कर देगा। मीन्स इस विवाह का कोई सेंस नहीं है। लेकिन अब क्या होगा, अब इस बच्ची का जो भरण पोषण है या इसके निवास के लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो जो पुरुष पक्षकार है वो इसको एक भत्ता देगा। कब तक देगा? जब तक कि उसका पुनर्विवाह ना हो जाए, ठीक है। कब तक देता है? जब तक कि उसका पुनर्विवाह ना हो जाए, ठीक है, मेंटेनेंस देगा। ये है धारा 4 में। धारा 5 में क्या है, बाल विवाह से जन्मे बालकों के भरण पोषण एवं अभिरक्षा के लिए जिला न्यायालय किसी एक संरक्षक को आदेश देगा। अब किसी एक संरक्षक को मीन्स क्या है इसमें कि या तो माता को या पिता को, है ना, एक गार्जियन को कस्टडी दे देगा एक तरह से, और उसको जो भी उसका जो भत्ता होगा उसकी शिक्षा अच्छे से हो पाए, उसको न्यूट्रिशन अच्छे से मिल पाए, तो इस सब की जिम्मेदारी किसी एक गार्जियन को दे देगा वो, ठीक है। ये धारा 5 में पढ़ते हैं हम। इसके बाद हम आगे देखते हैं धारा 6 में क्या है। धारा 6 में बाल विवाह से जन्मे बालकों की धर्मस्था। मीन्स ये जो बच्चे हैं वो वैलिड हैं, कोई इनवैलिड बच्चे नहीं हैं। किसी फॉर्म फिलिंग में माता का नाम, पिता का नाम, तो ये सब वही फिल करेंगे, है ना, जो भले बाल विवाह से उसके माता पिता हैं लेकिन है तो उसके मदर और फादर, तो ये वैलिड होगा, ठीक है। इसके बाद धारा 7 में क्या है, जिला न्यायालय की धारा 4 और 5 के अधीन जारी किए गए आदेशों को उपांतरित करने की शक्ति। मीन्स 4 में क्या था, महिला को पोषण भत्ता देना था, है ना, और 5 में क्या था, बालक की कस्टडी थी, मतलब कि जो बच्चा है, बच्चा जो जन्मा हुआ है बाल विवाह से उसकी कस्टडी थी। तो इस कस्टडी या इसके लिए जो भी है ना मेंटेनेंस दिया जाता है, इनको चेंज किया जा सकता है, इसमें कुछ संशोधन किए जा सकते हैं, ठीक है, टाइम टाइम पर। तो ये धारा 7 में है। सपोज करो कि अभी 3000 रुपये किसी बच्चे को भत्ता दिया जा रहा है, अब उसकी शिक्षा को देखते हुए या उसकी ज़रूरतों को देखते हुए ये 4000 भी किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये धारा 7 में ये है। इसके बाद धारा 8 में क्या है, जिला न्यायालय जिसमें अर्जी दी जानी है। अब जिला न्यायालय के बारे में बात की है कि कौन से जिला न्यायालय में हम अर्जी देंगे।
तो इसके लिए क्या देखते हैं हम, वह स्थान जहाँ प्रतिवादी या बालक या विवाह का अनुष्ठान किया गया हो। समझ में आया? प्रतिवादी मीन्स जो दूसरा पक्षकार है वो वहाँ पर निवासरत हो, या जहाँ पे जो वादी है वो खुद निवासरत हो, या जहाँ पे विवाह का अनुष्ठान किया हो वो स्थान हो, या दोनों पक्षकार अंतिम रूप से किसी जगह पर रह रहे हो वो स्थान हो। तो ये जो सारे स्थान के जो जिला न्यायालय हैं वो इसके उनमें यहाँ पे अर्जी फाइल की जा सकती है। ठीक है, इसका कहाँ पे मेंशन किया है, धारा 8 में। इसके बाद हम आगे देखते हैं धारा 9। धारा 9 क्या बोलती है, बाल विवाह। अब 9, 10, 11, जो 9 है, 10 है और 11 है, इसमें क्या है, दंड के बारे में प्रावधान है। तो बाल विवाह करने वाले पुरुष के लिए दंड है। इसमें बाल विवाह करने वाले पुरुष के लिए कितना दंड है, कठोर कारावास जो कि अधिकतम 2 वर्ष तक हो सकता है, या जुर्माना जो 1 लाख रुपए तक हो सकता है, या दोनों का भी प्रावधान है। ठीक है, तो क्या क्या यहाँ पे दंड दिया है, 2 वर्ष या 1 लाख रुपए या दोनों, हर जगह यही है, 2 वर्ष और 1 लाख रुपए। 10 में क्या है, धारा 10 में बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दंड है। मीन्स कोई बाल विवाह करता है, मतलब कि किसी के पेरेंट्स बाल विवाह कर रहे हैं ना अपने घर में, तो उसके लिए दंड है अधिकतम 2 वर्ष तक का कारावास, 1 लाख रुपए का जुर्माना। इसके बाद क्या है, धारा 11 में बाल विवाह के अनुष्ठान का संवर्धन करने या उसे अनुज्ञात करने के लिए दंड। मीन्स कुछ लोग होते हैं वो बाल विवाह को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, जैसे कुछ जो पंडित टाइप के लोग होते हैं, मतलब कि जो शादियाँ कराते हैं, है ना, अब वो बाल विवाह को बढ़ावा दे रहे हैं, किसी की बच्ची है, किसी का बच्चा है, अंडर एज है, लेकिन ज़बरदस्ती शादी कराई जा रही है ना, और वो उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर सजा का प्रावधान है। इसमें भी अधिकतम 2 वर्ष तक का कारावास है, 1 लाख रुपए जुर्माना है। इसके बाद हम देखते हैं कि धारा 12, कतिपय परिस्थितियों में बाल विवाह का शून्य होना। ये कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि क्या होता है कि कोई अनाथ बच्चा है, उसको खरीद लिया है ना, मतलब कि उसका विक्रय कर दिया है और उसका विक्रय करके उसका बाल विवाह करा दिया है। तो इस तरह से कुछ विशेष कंडीशंस में अगर कभी बाल विवाह हो भी जाता है तब भी वो क्या होगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं धारा 13। धारा 13 इंपॉर्टेंट हो जाती है, देखते हैं। धारा 13 में क्या है, बाल विवाहों को प्रतिषिद्ध करने वाला व्यादेश। यहाँ पे व्यादेश मतलब है आदेश। ठीक है, जनरल भाषा में समझो, व्यादेश मीन्स क्या है, आदेश। प्रतिषिद्ध मतलब है रोकना, क्या है, रोकना। बाल विवाह को रोकने का जो आदेश जारी करने की न्यायालय की शक्ति। कौन आदेश जारी करेगा, न्यायालय जारी करेगा। कैसे करेगा ये देखते हैं। ये आदेश प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है, फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट। कौन सा, फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट। ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो ये फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मतलब महानगर मजिस्ट्रेट के जो द्वारा जारी किया जाता है ये आदेश कि बाल विवाह को रोका जाए, ऐसा। ये आदेश बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के आवेदन मिलने पर, या कोई अगर कोई व्यक्ति है वो इन्फॉर्मेशन दे दे मजिस्ट्रेट को, तब भी ये आदेश जारी किया जा सकता है। या वो स्वतः संज्ञान से भी कर सकता है कि अगर उसको लग रहा है कि यहाँ पर बाल विवाह हो रहा है मजिस्ट्रेट को, तो वो ये आदेश जारी कर सकता है। ठीक है, तो ये हमने किस धारा में देखा है, धारा 13 में देखा है। धारा 13 के बाद यहाँ देखते हैं, आदेश की अवज्ञा करने पर। अगर फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट ने ऐसा आदेश कर दिया है कि ये जो चाइल्ड मैरिज हो रही है उसको बैन किया जाए, रोको, लेकिन तब भी नहीं रोके हैं, तब भी शादी कर दी है, तब भी वही है, सेम दंड है। कितना दंड है, 2 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माना। ठीक है, इसके बाद धारा 14 देखते हैं। धारा 14 में वही है कि आदेशों के उल्लंघन पर बाल विवाह शून्य होगा। तो हमने ज़बरदस्ती फिर भी बाल विवाह कर दिया है, अगर फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट ने ये आदेश दे दिया है कि नहीं करना है, लेकिन तब भी कर दिया, तो उन कंडीशन में भी विवाह कैसा माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। उसके बाद धारा 15 क्या बोलती है, अपराधों का संज्ञेय एवं अजमानतीय होना। संज्ञेय मीन्स होता है गंभीर अपराध। तो ये जो बाल विवाह है वो किस प्रकार का अपराध है, गंभीर अपराध है, मतलब कि बड़ा अपराध है। अजमानतीय मतलब कि इसमें क्या है, बेल नहीं मिलती है, जमानत नहीं मिलती है, अजमानतीय अपराध है। मतलब संज्ञेय अपराध होते हैं वो अजमानतीय होते ही हैं जनरली। इसके बाद धारा 16 देखते हैं हम। धारा 16 क्या बोलती है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी। जो हम 2D या 2E में देखे थे शायद से, तो जो धारा 2E में देखे थे कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, तो इस बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ठीक है, ये मतलब ऐसे एक तरह से जो भी सिविल सर्वेंट की तरह ही रहता है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी। इसके बाद धारा 17 क्या बोलती है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों का लोक सेवक होना, ये आ गया है ना, मतलब कि सिविल सर्वेंट होना। और ये किसके तहत है, IPC की धारा 21 के तहत। जो भी अधिकारी वगैरह होते हैं वो लोक सेवक समझे जाते हैं, ये IPC की धारा 21 के तहत।
इसके बाद धारा 18 में क्या है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को श्रद्धापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। अगर बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी कोई कार्रवाई करता है ना, बाल विवाह को रोकने के लिए कुछ एक्शन लेता है, तो उन एक्शन के लिए उस पर कार्यवाही नहीं होगी। उसकी जो उसको बैन करने के लिए अगर वो कुछ एक्शन लेता है तो उसके चलते उस पर कोई रिवर्स कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये है अपनी धारा 18 में। उसके बाद हम और देखते हैं धारा 19। धारा 19 में क्या है, नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति। धारा 20 में 1955 के अधिनियम संख्यांक 25 का संशोधन। और धारा 21 में क्या है, निरसन और व्यावृत्ति। इसका सेंस होता है कि जो शारदा एक्ट चल रहा था, शारदा एक्ट की जगह पे अब कौन सा एक्ट आ गया है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम आ गया है। और व्यावृत्ति का मतलब होता है कि इस अधिनियम के पहले, मतलब कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के पहले जो केस थे ना, वो शारदा एक्ट के हिसाब से चलते जाएंगे, मतलब कि ठीक है। तो ये हम देख चुके हैं। इस तरह से हमने अपना जो एक्ट है वो कवर कर लिया है। इस तरह से आप सुपरवाइज़र का सिलेबस पूरा करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। आगे से वीडियो कंटिन्यू बनती रहेगी। थैंक यू।